कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज हम शुरू करेंगे सेल्स के बारे में। ईएमएफ टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ अ टर्मिनल वोल्टेज। तो ये ईएमएफ क्या है, सेल्स क्या है, ये सारी डिस्कशन बोलेंगे आज। टॉपिक में करेंगे सेल। सेल यानी हमारा ब्लड में जो सेल होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल रहते हैं, वो नहीं। ये हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाएगा, इसे नेगेटिव टर्मिनल कहा जाएगा। वो आपको मालूम है। इसमें से करंट फ्लो करेगा और फिर से नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। आई बात समझ में? इसको हम सेल बोलते हैं। अगर सेल को किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट किया जाए, इंस्ट्रूमेंट यानी वन टाइप ऑफ पावर रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर फैन भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई भी। रेडी? यहाँ पर सेल लगाया हुआ है, यहाँ से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, याद रखना। तो सेल का काम क्या है? तो आप बोलोगे करंट फ्लो होगा, सेल के रीजन से करंट फ्लो होगा और वो कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा। नो, यू आर रॉन्ग। कभी भी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैन बी नॉट डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड। मैंने आपको पहले ही टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि चार्ज को कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और नॉट क्रिएट भी, यानी कि क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो ये सेल काम क्या कर रहा है? तो फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा, सेल क्या कर रहा है। सेल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या एनर्जी देता है? जो बैटरी है हमारी, जो सेल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑल सर्किट्स एलिमेंट्स, जो भी सर्किट्स के एलिमेंट्स है उसको क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक ये रजिस्टर है तो इससे प्रोवाइड करेगा एनर्जी, यहाँ पर बल्ब लगा है तो उससे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि सेल्स है वो कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि सेल कभी भी इलेक्ट्रिक, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो उसके हिसाब से ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। रेडी? सेल नॉट प्रोड्यूस चार्ज, वो कभी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या करता है? पोटेंशियल इस पॉइंट का और इस पॉइंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। वो जो मेंटेन करता है उसके रीजन से इलेक्ट्रॉन को कुछ चार्ज मिलता है, कुछ फोर्स मिलता है, उसी के रीजन से इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ एनर्जी आ जाती है। तो उसके बारे में सेल्स मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये सेल है, बैटरी यानी वन टाइप ऑफ पावर सेल है। वो क्या करता है? पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से चार्ज को कुछ फोर्स मिलेगा। फोर्स इज द चार्ज इलेक्ट्रॉन move in the circuit क्या करेगा? सेल है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, उसके रीजन से कुछ फोर्स जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा और वो फोर्स है किस पर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन वन टाइप ऑफ और चार्ज के हिसाब से हम चार्ज को इलेक्ट्रॉन ले लेते, तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ चार्ज यानी कि फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन मूव होगा इन द सर्किट में, एक जगह से दूसरी जगह से मूव होगा, और वो ही सेल का कुछ काम है। आई बात समझ में? सेल का क्या क्या काम है हमने यहाँ पर समझा। सेल क्या क्या काम करता है, उसका क्या मेन काम है। सेल क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। सेल क्या है? वन टाइप ऑफ और इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। क्या है?
डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक केमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी देने से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। ये हमने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में समझा था। तो चलो कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन हम यहाँ याद कर लेते हैं, उसी केमिस्ट्री पोर्शन पर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो चलो कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझ में आ जाएगा। केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी है सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, इसको कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, ये सेल है, जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे, तो मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके अच्छी तरीके से समझाता हूँ। चलो यहाँ पर एक कुछ हुआ है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इजीली करंट फ्लो हो पाए, यानी कि इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, ये बात समझ में। चलो यहाँ पर हम दो टर्मिनल यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। समझ लो कि ये पहला टर्मिनल था हमारे हिसाब से, यहाँ पर दूसरा टर्मिनल मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर दो टर्मिनल रखे गए हुए हैं। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा गया। जो दो टर्मिनल है यहाँ पर, जो भी दो टर्मिनल है यहाँ पर, उसको हमें इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रोड। ऐसे उसे टर्मिनल भी बोला जाता है, पर इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। इसे टर्मिनल भी कहा जाएगा, पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स कहा जाएगा। रेडी, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इसको बाहर से समझ लो कि यहाँ से कुछ कनेक्शन दिया गया है कंडक्टिंग वायर के हिसाब से, यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग। रेडी, चलो। तो यानी कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोड के केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि समझ लो कि यहाँ पर मैं पोटेंशियल नेगेटिव ले लेता हूँ, इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल ले लेता हूँ पॉजिटिव। समझ लो कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, बराबर। तो आपको पता है कि यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मल रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्यों, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो है एक्सोथर्मल रिडक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा प्लस रिडक्शन भी हो सकता है। इस केमिकल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक्सोथर्मल रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मल यानी कि एनर्जी रिलीज करेगी, यानी क्या करेगी, एनर्जी वो रिलीज करेगी। कैसे करेगी, रिलीज। यानी यहाँ पर जो अंदर केमिकल रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मल रेडॉक्स रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मल रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि एनर्जी वो रिलीज करेगी। रेडॉक्स यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो रिडक्शन का इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, सॉरी कैथोड, और इसको हम बोलेंगे एनोड। यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड। रेडी, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर कैथोड है तो यहाँ पर रिडक्शन होगा और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट है, उसके कारण कुछ केमिकल इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन के हिसाब से
यहाँ पर जो भी कैसा होगा करंट, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से करंट किस तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में। रेडी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने की ट्राई करेगा, पर इन द इलेक्ट्रॉन है वो उससे उल्टी साइड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर से जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से समझ लो कि पॉजिटिव टर्मिनल नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इसमें से पास आउट होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, बाद में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण उसे कुछ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, हमारी थियरी ऐसी है ना कि इलेक्ट्रॉन की साइड कौन सी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट वो कैसे है, जो एक्सटर्नल हमारी कॉइल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर इंटरनल आप इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोचने जाओगे तो आपको क्या, इलेक्ट्रॉन समझ लो कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर आ जाता है, पर बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भी जाना पड़ता है। क्यों यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ता है? बिकॉज ऑफ सब इसको कुछ एनर्जी चाहिए ना। अगर कंटिन्यू यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस पर एनर्जी रहेगी तब भी हमारा पूरा सर्किट कंटिन्यूस चालू रहेगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से क्या बोल रहा हूँ मैं? अदरवाइज हमारा सर्किट पूरा चालू नहीं रहेगा। तो यानी कि रियलिटी में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट के कारण यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं उसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। क्यों यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उस पर अब एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये घूम के आए, अब इसको फिर से एनर्जी चाहिए, यानी यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के कारण उस इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी आ जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर जाएंगे और फिर से पूरी सर्किट में घूम के वहाँ पर वापस आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये कि बैटरी है, वन टाइप ऑफ इस बैटरी एक ऐसा मैकेनिज्म है। दिस फोर्स इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स जो है ये फोर्स लगाएगा, पर ये कैसा फोर्स है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स, ये बैटरी के कारण जो भी सेल्स यहाँ से यहाँ आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स करेगा कि चल यहाँ आ जा, चल यहाँ आ जा, पर ये कौन फोर्स कर रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट के कारण फोर्स कर रहा है, नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट के कारण फोर्स हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये कंडक्टिंग है इसलिए। अगर ये यहाँ नहीं जाएगा तो सेल्स अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। मेरी बात आई समझ में? अगर ये यहाँ से नहीं गया, रियलिटी में इसकी डायरेक्शन यहाँ होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, वो तो हमें मालूम है, पर यहाँ अंदर के रीजन से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने पर उसकी टोटल एनर्जी लॉस हो जाती है, उसको और एनर्जी चाहिए, फिर से वह यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा और उससे एनर्जी मिलेगी, फिर से यहाँ जाएगा। ऐसे ही पूरी क्या होती है, ऐसे ही चलता रहता है। रेडी? मैंने क्या बोला था? ये सेल के कारण ये पॉजिटिव समझ लो कि, और ये नेगेटिव है समझ लो कि नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये सेल के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है वो किसके रीजन से? वो फोर्स लगा रहा है, उसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। दिस फोर्स इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? आगे बात अच्छी तरीके से समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ मैंने आपको बताया यहाँ का केमिकल सेल के बारे में, इस सेल के बारे में पूरी डिस्कस होती। इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स यानी वन टाइप ऑफ पावर टर्मिनल। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर पोटेंशियल दिया गया है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक्सोथर्मल प्रोसेस हो रही है। रेडी? चलो, ये प्रोसेस मैंने आपको
इजीली समझा दिए, ऐसे ही समझा दिए। मैं आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उसको आपको समझकर बाद में लिखना है। ओके, चलो अब हम छोटी सी बात कर लेंगे ईएमएफ के बारे में। किसके बारे में? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म है। तो ये ईएमएफ क्या है उसके बारे में, इसका पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हिस्टोरिकल नाम है, ये हिस्टोरिकल नाम है। क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? क्यों इसका हिस्टोरिकल? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो उसका हिस्टोरिकल नाम है। लाइक एग्जाम्पल ऑफ, कई बच्चों का नाम कुछ अच्छा होता है पर वो काम बुरे करते हैं, उसी तरीके से ईएमएफ का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये हिस्टोरिकल नाम है। तो ये क्या काम कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ का क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल। इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes टर्मिनल, या इसको इलेक्ट्रोड्स भी कहा जाएगा, टर्मिनल भी कहा जाए ऑफ सेल। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल when no current flows on the circuit, जब it is a potential difference between two electrodes of a cell when no current flow in the circuit, अगर कोई भी करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर रहा है, तब दो टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो अच्छी तरीके से, पर किसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लो द सर्किट। ये इसकी डिफरेंशियल रहेगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट कौन सा है? यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। ये क्या? इसका वोल्ट। इसे भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्ट। रेडी? आगे बात समझ में? चलो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके देता हूँ आपको, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी एक डिस्कशन की थी, उसी डिस्कशन के बारे में। यहाँ पर दो सेल लगाए थे। रेडी? इस तरह से शॉर्ट यहाँ पर लेता हूँ। तो यानी कि वोल्ट यानी ईएमएफ क्या है? दो टर्मिनल का, मैंने क्या बोला था? दो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पर कब? जब वहाँ पर कोई भी कनेक्शन जुड़ा नहीं होगा, तब उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तब। तो यानी कि यहाँ पर दो सेल लगे हुए हैं, तो इसका कुछ पॉजिटिव, इसका कुछ नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी पॉजिटिव E इज इक्वल टू V प्लस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस, और यहाँ पर क्या होगा? कुछ माइनस। यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, वो पहले से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर समझ लो कि पॉजिटिव था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पर कब? जब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये नेगेटिव टर्मिनल एज इट इज़ रहेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी कोई किसी का भी डिफरेंस लगाते हैं हम लोग, तो पहले तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन होनी ज़रूरी है बीच में, तो भी उसको डिफरेंस माना जाएगा। तो नेगेटिव साइन तो इसलिए, और यहाँ पर जो टर्मिनल है उस पर भी नेगेटिव वैल्यू है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, यानी V प्लस माइनस V नेगेटिव, ये रहेगा ईएमएफ, ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी हो गया? कंसेप्ट क्लियर? फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो बोल देना। रेडी? मैं एक और बार आपको समझाने की कोशिश करूँगा। रेडी? चलो अब
समझ लो कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के क्या है। तो समझ लो कि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट दिया गया हुआ है, आप गांव में हैं, सर कुछ बैटरी लेने गए तो यहाँ पर 12 वोल्ट का ये सा लिखा हुआ है। समझ लो कि आप बाज़ार में गए और 12 वोल्ट की बैटरी खरीदी, आप तो खुश हो गए कि मैंने 12 वोल्ट की बैटरी खरीदी। तो अब क्या होगा, 12 वोल्ट की आपने बैटरी खरीदी, यहाँ पर घर जाके आपने कुछ उसको शुरू करने की ट्राई की। ये बैटरी है, ये तो आपने खरीदी है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कब आपने वहाँ से खरीदी, तब वहाँ पर आपने जब खरीदी तब उस पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था। आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपने बैटरी खरीदी तब वो दो टर्मिनल एक साथ दूसरे पर जुड़े हुए नहीं थे, वो अपनी जगह एज इट इज थे, वहाँ पर चालू नहीं की थी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ईएमएफ क्या मतलब क्या, 2 पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस। कब तक, जब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। चलो आपने चेक करने को कहा, समझ लो कि यहाँ पर हमने चेक किया, चेक करने के लिए आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कनेक्ट किया और बाद में यहाँ पर एमीटर को छोड़ दिया। ये एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजरमेंट करेगा। एमीटर का करंट को मेजर करेगा और आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। वो आपको तो मालूम है वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल कनेक्शन में होता है, ऑलवेज पैरेलल कनेक्शन में होता है। ये मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि यह स्टैंडर्ड 10th में आता था। वोल्ट मीटर ऑलवेज किस में, पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है। समझ लो कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर 4 ओमेगा रजिस्टर है, रेडी। यहाँ पर से बैटरी आपने कनेक्ट की, कितनी वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है और यहाँ पर 4 ओमेगा का रजिस्टर है, यानी कितना करंट फ्लो होगा, करंट आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। वी कितना था वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन आर कितना होगा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे हिसाब से करंट कितना फ्लो करना चाहिए, 3 एम्पियर का करंट फ्लो करना चाहिए, यानी 12 वोल्ट था पर तो इसके अंदर कितना करंट आना चाहिए, 3 एम्पियर का करंट आना चाहिए हमारे हिसाब से। पर ये रियलिटी है, क्या है रियलिटी, ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से, रेडी। आई बात समझ में। पर हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एमीटर में हमने लिया तो उसमें अंदर 2 एम्पियर का ही करंट जा रहा था। कितना एम्पियर करंट जा रहा था, उसके अंदर 2 एम्पियर का करंट ही जा रहा था। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन वोल्ट मीटर में किया, वोल्ट मीटर में सिर्फ 8 वोल्ट ही आ रहा था, यानी कि अगर यहाँ पर 12 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल मेजरमेंट करने जाओगे, ये रियलिटी है, पोटेंशियल मेजरमेंट करने जाओगे तो इसके अंदर करंट कितना आ रहा था, 3 एम्पियर। तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट आएगा इसके अंदर, तो V इज इक्वल टू क्या बनता है, देखो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई बनता था, तो V इज इक्वल टू आई आर बनना चाहिए। आई करंट कितना रियलिटी में होना चाहिए, यहाँ पर 3 एम्पियर जाएगा और 4 ओमेगा रजिस्टर, तो टोटल 12 वोल्ट आ जाएगा, रेडी। तो क्या रियलिटी में, पर ऑब्जर्वेशन किया तब यहाँ पर 4, यहाँ आना चाहिए 12 वोल्ट और यहाँ आया 8 वोल्ट। हमारा जो ऑब्जर्वेशन था उसमें 8 वोल्ट आया और यहाँ पर एम्पियर था उसमें आया 2 एम्पियर। तो बाकी के 4 वोल्ट कहाँ गए, आना चाहिए था 12 वोल्ट पर आए 8 वोल्ट, तो बाकी के 4 वोल्ट कहाँ गए, तो उसकी वो बाकी के 4 जो वोल्ट है वो इंटरनल रजिस्टर के कारण कुछ गायब हो जाएंगे। ये इंटरनल रजिस्टर्स क्या है, अब ये नया टॉपिक आया इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि 12 वोल्ट की बैटरी थी। पोटेंशियल ईएमएफ यानी कि जब तक कोई भी कनेक्शन नहीं जुड़ा होता है तो 2 सेल्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसे बोलेंगे हम ईएमएफ, रेडी। आई बात समझ में। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, तो कि ये ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये आया, रियलिटी ये होनी चाहिए थी, रियलिटी ये होनी चाहिए तभी ये 12 वोल्ट प्रूव होता है, पर ऑब्जर्वेशन तो ये आया। तो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट कट होता है और 4
वोल्ट का वोल्टेज कट होता तो ये गया कहाँ, ये गया कहाँ, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए ये गया इंटरनल रेजिस्टेंस के पास। किसके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा है, कौन है, तो देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन है? इज द ऑब्जर्वेशन of a upward to path of current due to the material of electrolyte of cell। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अपवर्ड टू द करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये किस पर डिपेंड है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड है, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड है। इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक सर्किट थी, मैंने लास्ट रेडी इस तरह से था, 12 का और EMF था, E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, EMF यानी कि हमारा 12 वोल्ट था। EMF आपको पता चल गया क्या है, 12 वोल्ट EMF था, मिलना चाहिए इसका रेजिस्टेंस 4 ओमेगा था, इसको 8 वोल्ट मिला। रेडी, चलो, तो ये इंटरनल रजिस्टर है, यानी कि सेल के अंदर कोई छुपा हुआ सेल, यानी कि बैटरी के अंदर भी कुछ रजिस्टेंस प्रेजेंट रहते हैं। किसके कारण? ये इलेक्ट्रोलाइट के कारण। इलेक्ट्रोलाइट के रीजन से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ रजिस्टेंस, इंटरनल रजिस्टेंस प्रेजेंट रहते हैं। क्या होता है? इंटरनल रजिस्टेंस प्रेजेंट रहते हैं। बाहर के तो जो हमने इंस्ट्रूमेंट जो कनेक्ट किया उसको हम एक्सटर्नल रजिस्टेंस बोलेंगे, पर बैटरी, मैंने यहाँ पर लास्ट टॉपिक हमने डिस्कशन की था ना यहाँ पर, कि यहाँ पर गया कहाँ, यहाँ पर रियलिटी ये थी, पर ऑब्जर्वेशन करने से ये मिला। तो ये 4 वोल्ट रजिस्टर है, 4 वोल्टेज 4 वोल्ट का वोल्ट पोटेंशियल है, वो 4 वोल्ट कहाँ गए, तो वो गए इंटरनल रेजिस्टेंस के पास। कहाँ गए? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके पास होता है? बैटरी के अंदर, सेल के अंदर होता है। बैटरी के अंदर होता तो बैटरी के अंदर है, पर दिखाते हैं हम थोड़े से बैटरी के बाहर। क्यों? क्योंकि दिखाना बाहर पड़ता है ना भाई, तो ये आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बैटरी के साइड में जो भी रजिस्टर कनेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस रियलिटी में कैसे होते हैं? बैटरी के अंदर। तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 ओमेगा का था। क्या था? 2 ओमेगा का। तब भी उसी के रीज़न से क्या हुआ था? बोलो, मैंने बोला था ना यहाँ पर, चलो एक और बार दिखा देता हूँ। इस तरह से हुआ था कि हमारे यहाँ हिसाब से ऑब्जर्वेशन ऐसा था। रेडी, हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि 12 वोल्ट का EMF था और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा था, यहाँ पर भी 2 एम्पियर का करंट जा रहा था। रेडी, ये 4 ओमेगा का रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट था और इसको मिल रहे थे 8 वोल्ट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। ये आर एक्सटर्नल के रीजन है। और इंटरनल को क्या बोलेंगे? इंटरनल जो रजिस्टर होता है उसे स्मॉल आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलेंगे स्मॉल आर। और वो कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा किसी भी सेल के राइट हैंड साइड पर, किसी भी सेल के राइट हैंड साइड पर। क्यों यहीं से यहाँ लिखा जाता है, अंदर नहीं लिखा जाता बेटा? अंदर नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको बाहर लिखते हैं। रियलिटी में कैसे होता है? इंटरनल रेजिस्टर अंदर की तरफ, यानी कि 2 एम्पियर का जितना करंट पास आउट होता है, यहाँ से भी 2 एम्पियर का जितना करंट पास आउट हो रहा है। देखो, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओमेगा। तो आपको बाहर से जब भी लाए बैटरी, तो आपको तो ये लग रहा था कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, आपने कोई
चलो स्पीकर से उसको कनेक्ट कर दिया, आपको तो ऐसा ही लग रहा कि ये भाई मैं तो 12 वोल्ट ला के आया हूँ, पर जब भी वो वर्क करेगी वो 12 वोल्ट है वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसी रीज़न से। रेडी? तो समझ लो कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस था, उसको हमने आर बोल दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, स्मॉल आर। उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओमेगा थी। तो उसकी रीज़न से यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट कैसा फ्लो हो रहा था, यहाँ पर करंट कितना आ रहा था, 4 एम्पियर इस रजिस्टर पर। ये एक्सटर्नल है, इसको आर बोलेंगे। रेडी? कैपिटल आर। तो ये आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई हो गया। रेडी? तो हमारे हिसाब से यहाँ पर रजिस्टर कैसा था, यहाँ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो आई कितना था, 2 4 यानी 8, वोल्टेज कितना था 8। तो हमारे हिसाब से बाकी कितना रहता है, 4। तो ये 4 गया कहाँ, तो 4 यहाँ पर आ गया। आई बात समझ में, यहाँ पर 4 आ गया। अब आप कैलकुलेट करोगे तो सभी का इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आई बात समझ में। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो एक टॉपिक, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल। यानी टर्मिनल वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल, यानी टू टर्मिनल पर, ये दो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, ये टू टर्मिनल समझ लो कि ये टू टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल cell when current is flow from the cell, when of terminal of cell, when current is drawn from cell, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि क्या, वन टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट यानी कौन सी सर्किट, मैंने आपको बताया था इस तरीके से अगर बैटरी कनेक्ट हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर समझ लो कि कोई रेजिस्टेंस है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट यानी कि ये इसके अंदर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज यानी कि इज द पोटेंशियल डिफरेंस एक तो जो टू टर्मिनल, यानी टू टर्मिनल के अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये इसके अंदर की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हेन करंट थ्रो फ्रॉम सेल, यानी कि करंट जो भी फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से उससे बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इज वन टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट है, यानी कि यह बाहर से सर्किट है, इसके अंदर के अलावा जो भी टर्मिनल वोल्टेज है उससे बोलेगा टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर बाहर की सर्किट के हिसाब से यहाँ पर कैसा वोल्टेज आ रहा था, 8 वोल्टेज। इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण तो यहाँ पर 2 था, पर यहाँ पर बाहर की सर्किट में कितना वोल्टेज था, V। इंटरनल जो टर्मिनल वोल्टेज है उसे टर्मिनल वोल्टेज को टीवी भी कहा जा सकता है अथवा टर्मिनल वोल्टेज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या था, 8 वोल्ट। रेडी? आई बात समझ में। 12 टर्मिनल वोल्टेज क्या था, हमारे हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज क्या था, मैंने आपको समझाया था 8 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज बाहर की सर्किट के कारण, और हमारा EMF था वो कितना था,
8 वोल्ट। और वो रजिस्टर कितना खा जाता है, टर्मिनल वोल्टेज यानी 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट कहाँ से आता है, तो कि 12 वोल्ट का हमारे पास ईएमएफ था, उसमें से इंटरनल रजिस्टर कितना खा गया, 4 वोल्ट। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आई। चलो ये है हमारा, क्या है ये, टर्मिनल वोल्टेज यानी टीवी, ये है हमारा ईएमएफ और ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। रेडी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये टीवी यानी टर्मिनल वोल्टेज कितना था, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट कब आता है, जब ईएमएफ 12 वोल्ट था, उसमें से अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वोल्टेज की वैल्यू निकाल दो तो आपको 8 वोल्ट मिलेगा। तो यानी कि इसकी पोटेंशियल, इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, 8 है इसलिए। चलो 12 वोल्ट, तो इसको 12 वोल्ट यानी हमारा ईएमएफ जब भी हमने कोई कनेक्ट नहीं किया था तब। अब 4V वोल्टेज, 4V, तो यहाँ पर 4 कैसे, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 4 वोल्ट ही है, आपको कैसे पता चला, तो कि पता ऐसे चला कि करंट कितना फ्लो हो रहा था, 2 एम्पियर जितना, और करंट तो 2 एम्पियर जितना फ्लो हो रहा था, साथ में उसका रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 ओमेगा थी, यानी I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर बनता है, V इज इक्वल टू आई आर बनता है। उसी फॉर्मूला के हिसाब से हमें पता चला कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है। तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। 4 वोल्ट कहाँ से आया, 2 एम्पियर के और 2 ओमेगा के हिसाब से मालूम चला कि यहाँ पर 4। तो ये टर्मिनल वोल्टेज V, ये EMF E, और यहाँ करंट यानी कि I, और ये यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू, इंटरनल यानी कि स्मॉल r। तो पोटेंशियल की फॉर्मूला E माइनस आई आर, यानी ये हो गया, क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि क्या, कि बाहर की जो सर्किट है उसके कारण, बाहर जो सर्किट है उसके कारण जितना भी वोल्टेज होगा उसे बोलेगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V E माइनस आई आर। कैसे आता हो तो अच्छी तरीके से पता चल गया। रेडी। यानी मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, यानी टर्मिनल वोल्टेज, E यानी EMF, I यानी कि करंट, और R यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। रेडी, आई बात समझ में। तो ये EMF अब आपको प्रूफ भी चाहिए होगा, ये कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना। ये टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर, ये कहाँ से आता होगा, अब वो आपको प्रूफ भी चाहिए होगा। चलो मैं प्रूफ भी दे देता हूँ, यानी आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो, या कुछ क्वेरी हो तो आपका क्वेरी खत्म हो जाए। रेडी। चलो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब। चलो इंटरनल वोल्टेज का ही कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारा इंटरनल वोल्टेज। इंटरनल वोल्टेज रेडी। तो समझ लो कि यहाँ पर 2 पॉइंट थे, ये इस टर्मिनल का पॉइंट B बोल देता हूँ। यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्ट थी, मैंने बोला था यहाँ जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे बोला गया स्मॉल r। इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल VB। करंट फ्लो होएगा पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, और फिर से वही बैटरी में आने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है आपके हिसाब से। रेडी। तो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपको तो पता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हायर होगा, किसके हिसाब से, यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यानी इसका पोटेंशियल कैसा हो गया, कम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तब भी करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होने की ट्राई करेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल VB होगा और यहाँ का पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा। रेडी। तो VB पोटेंशियल में से कितना पोटेंशियल, यहाँ पर हाई पोटेंशियल था, यहाँ पर आ गया तो लो पोटेंशियल हो गया। कितना पोटेंशियल जाएगा इसमें से IR, इसका पोटेंशियल क्या होगा तब,
आई आर होगा ना, क्यू आई आर होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है और आर रजिस्टर के कारण। आई बात समझ में कि नहीं आ रही? बात समझ में। यहाँ पर वी बी पोटेंशियल, करंट किस तरफ फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल यानी वी बी यहाँ पर आता है, लोअर पोटेंशियल यानी कि करंट यहाँ से जाने के बाद कुछ उसका पोटेंशियल कम हो गया होगा। क्यों कम हो गया होगा? बिकॉज ऑफ दैट रजिस्टर। ये रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके कारण उसका पोटेंशियल कम हो गया होगा। कितना कम हुआ होगा? तो कि पोटेंशियल कम हुआ होगा कितना? तो पोटेंशियल की फॉर्मूला आई आर होगी। तो आई करंट जितना फ्लो होगा उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट इतना कम हो जाएगा, प्लस ईएमएफ यानी ये मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। ईएमएफ यानी टोटल बैटरी का जो भी है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वी ए के अकॉर्डिंग। क्यों ये कहाँ से आया? तो मैंने तो बोला है पोटेंशियल कब जाएगा, मैंने बोला था। बोलो। हाँ, तो पोटेंशियल तो ये बोला था कि हायर से लोअर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से लोअर गया। प्लस अब क्या होगा? तो मैंने बोला था कि यहाँ से अब पोटेंशियल यहाँ पर हाई होगा और यहाँ पर सबसे हाई होगा। क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव टू कहाँ जाने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव। यहाँ पर लो, अब यहाँ पर लो और यहाँ पर हाई, तो यहाँ से करंट इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे ना कि नहीं? सॉरी, करंट पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, तो यहाँ से जाएगा करंट, ईएमएफ पे से जाएगा करंट, और कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा? लोअर पोटेंशियल, यानी कि आगे जाओगे तब लोअर होगा। यहाँ पर सबसे पोटेंशियल हाई रहता है, जब भी आगे जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी कि वी बी माइनस आई आर। तो टोटल पोटेंशियल कैसा हो गया? ये तो आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? चलो अभी एक बार इसका तो पता चल गया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आई आर, प्लस इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर से जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में कैसा है? लो, इज इक्वल टू जीरो। चलो यहाँ पर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, वी बी माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से आपको, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। पाथ तो यही है ना, ये पाथ है। पाथ की डिस्कशन हम किरचॉफ लॉ में करेंगे। रेडी? तो वी बी माइनस आई आर, वी बी माइनस आई आर, तो अब ये वी बी को उस तरफ ले आओ, तो ई माइनस आई आर बचता है यहाँ पर, ई पॉजिटिव आई आर नेगेटिव, तो ये वी बी पॉजिटिव था, उस तरफ जाएगा तो वी बी नेगेटिव, ई माइनस आई आर, वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल वोल्टेज, यानी कि ई माइनस आई आर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। आपको ये तरह से याद रहे तो ये तरीके से, और पुराने तरीके से याद रहे तो पुराने तरीके से। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रेडी? वी तो पोटेंशियल यानी कि क्या? पोटेंशियल यानी कि आई इंटरनल एक्सटर्नल, आई करंट और आर एक्सटर्नल, ये हमारी फॉर्मूला है। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। ये पोटेंशियल यानी कि क्या? ये पोटेंशियल यानी कि करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पोटेंशियल का मतलब है। रेडी? क्या से आई वो पता चल रहा है आपको? नहीं आ रहा? रेडी? ये जो एक्सटर्नल, ये जो सर्किट के कारण पोटेंशियल है, ये किसके कारण है? टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज है वो बाहर की सर्किट पर ही डिपेंड करता है, मैंने बोला था ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज करंट और आर एक्सटर्नल दो पर ही डिपेंड करता है, अंदर के रजिस्टर को कुछ लेना देना नहीं है। यानी टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो V की फॉर्मूला आई आर, ई माइनस आई आर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो ये माइनस आई आर इधर चला जाए तो प्लस। रेडी? चलो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? आई, तो आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। ई को वेरिएबल बनाओ, आई को वेरिएबल बनाओ,
ई यानी आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से काम में आएगी। आई यानी कि कैपिटल भी लिख सकते हो, रेडी, इसे नहीं कि स्मॉल लिखना है, रेडी। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, आपको ये नोट डाउन कर लेनी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इसका फॉर्मूला इस हिसाब से यूज़ करेंगे और कई सारे न्यूमेरिकल्स करने की भी ट्राई करेंगे। तो ये इंटरनल वोल्ट रेजिस्टेंस था जो हमने बताया, वो किस पर डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फर्स्ट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का जो एरिया है उस पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? रेजिस्टेंस को इजीली मूव कर सकता है, इसीलिए रेजिस्टेंस को ज़्यादा जगह मिलेगी। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को मूव इजीली कर पाएगा। जितना इजीली मूव करेगा यानी उसकी झगड़म झगड़ी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा जगह हो जाने से वो आपस में कम अथड़ाएंगे। उसके रीज़न से यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इंटरनल रेजिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी जितना इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड यानी कि दो एक्सटर्नल टर्मिनल जो टर्मिनल थे उसका जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस यानी डी जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कितना होगा? ज़्यादा। क्यों? रेजिस्टेंस को जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करने से उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? चलो ये सेकेंड टॉपिक। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी कि जितना उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी उसके मोलेक्यूल्स है, कॉन्सेंट्रेशन होने से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसका मोलेक्यूल्स है वो आपस में नज़दीक में आएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा प्रोड्यूस होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा एक दूसरे के साथ अथड़ाएंगे और इसके रीजन से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहेंगे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहेंगे और ज़्यादा दूर रहेंगे तो रेजिस्टर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से कम अथड़ाएंगे, कम ज़्यादा भिड़ेंगे, कम उस भीड़ के कम हो जाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे। ये सब डिपेंड कर रही है इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है, रेडी। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई क्वेरी, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। और मैं आपको जो PDF भेजूंगा उसमें से आपको ले लेना है। ये थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसके लिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।